अस्सलामुअलैकुम। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि जो परचेज़ेज़ हैं वो किस तरह से इसके अंदर परफॉर्म करती हैं। डेफ़िनेटली कोई भी बिज़नेस है तो सेल्स के साथ साथ अगर उसमें परचेज़ेज़ ऐड नहीं होंगी तो वो बिज़नेस कैसे रन कर सकता है। तो अब हमें जो उसकी मेन मेन्यू में हमारे पास परचेज़ का एक टैब है। तो उसमें अगर मैं लिस्ट ऑफ परचेज़ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जितनी भी परचेज़ेज़ हैं उन सब की लिस्ट मेरे सामने आ जाती है कि अभी तक कौन कौन सी जो परचेज़ेज़ हैं वो परफॉर्म हो चुकी हैं इसके अंदर। तो ये मेरे पास लिस्ट ऑफ परचेज़ेज़ है। अभी क्योंकि इसमें कोई भी परचेज़ नहीं है तो लिहाजा इस पर लिखा है नो डाटा अवेलेबल इन दी टेबल। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसमें फ़र्स्ट जो अपनी परचेज़ है वो परफॉर्म करते हैं कि किस तरह से हम इसमें परचेज़ डालेंगे और फिर वो हमें यहाँ पे लिस्ट में शो कैसे होगी। डेफ़िनेटली ये भी सेम सेल्स की तरह ये कि परचेज़ का स्टेटस हमारे पास आता रहेगा कि परचेज़ अभी रास्ते में हमने सिर्फ ऑर्डर किया हुआ परचेज़ का या परचेज़ रिसीव हो गई है हमें, और उसका जो पेमेंट स्टेटस है वो भी आता रहेगा कि अभी इसकी पेमेंट ड्यू है या हमने फुल पे कर दी है या ओवर ड्यू हो गई है। जो भी इसकी सिचुएशन है वो हमें पता चलती रहेगी। तो उससे पहले हमें ज़रूरी है कि हम इसमें पहले कोई परचेज़ ऐड करें। अब हम इसके अंदर एक परचेज़ ऐड करते हैं। परचेज़ ऐड करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपने जो सप्लायर है ना वो ऐड करना इसमें मस्ट है। यानी कि सेल्स में तो ऐसा होता है कि वॉक इन कस्टमर्स होते हैं बाज़ दफ़ा, तो आप डायरेक्ट उनमें सेल डाल देते हैं और वॉक इन कस्टमर सेल लेके चला गया। लेकिन परचेज़ में वॉक इन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। परचेज़ में आपको लाजमी एंटर करना है कि आपने ये जो सामान बाय किया है ये किस सप्लायर से किया है। अब उसके अंदर कंडीशंस हो सकती हैं। कुछ ऐसे बिज़नेस हैं कि उसके अंदर वो कहते हैं जी हमारे जो फ़िक्स सप्लायर नहीं होते, हम तो कभी कभी मार्केट से जाके वैसे ही सामान ख़रीद लेते हैं। तो वो क्या कहते हैं, हम कोई हर एक बंदे का अकाउंट नहीं मैनेज कर सकते इस तरह खाते कि हमने किसी दुकान से छोटी मोटी कोई चीज़ ख़रीदी है तो हम उसका भी इधर से पूरा अकाउंट बनाएं और उसको चलाएं। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि एक सप्लायर बना लें जिसका नाम रख लें मार्केट। तो मार्केट नामी जो सप्लायर है उससे आप फिर कोई भी चीज़ ख़रीदते रहें। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया मेरा रेस्टोरेंट है और मैं क्या कहते हैं कोका कोला कंपनी से सामान परचेज़ करता हूँ, तो मुझे चाहिए कि अगर तो मेरे पास वो पहले ही बना हुआ है लिस्ट में, तो मैं यहाँ पे लिस्ट में से उसको सिलेक्ट कर लूँगा। नहीं है तो मैं यहाँ पे प्लस का बटन क्लिक करूँगा। और अब क्या कहते हैं, सप्लायर की भी आगे से दो टाइप हैं। एक है इंडिविजुअल सप्लायर है और एक है बिज़नेस वाला। इंडिविजुअल सप्लायर वो जो कोई पर्सन है, जो कोई ये क्या कहते हैं एक बंदा है जिससे आप कोई सामान ले रहे हैं, और दूसरा हो सकता है कोई बिज़नेस। अब अगर मैं कोक की एग्जांपल दे रहा हूँ तो मेरे पास वो एज अ बिज़नेस सप्लायर होगा, क्योंकि अगर उनका कोई बंदा चेंज भी हो जाता है तो कंपनी तो चल रही है ना, कंपनी तो अपना यानी कि मेरे साथ कर रही है कॉन्ट्रैक्ट और वो मतलब मुझे सामान देती रहेगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कोका कोला, ठीक है। तो फ़र्ज़ के मैंने कोका कोला लिख दिया, या मैं ख़ाली लिख देता हूँ यहाँ पे अगर वो क्या कहते हैं कोका कोला ही मैं लिख दिया, ठीक है। कोका कोला कंपनी का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जी इन्हीं की कोका कोला होती है। अब कोई भी XYZ यहाँ पे नाम बेवरेजेस का लिखा जा सकता है, और उनका जो फ़ोन नंबर है मैं यहाँ पे वो कोई एंटर कर देता हूँ। मैंने ये फ़ोन नंबर उनका एंटर कर दिया। अब वो सही है गलत है मैंने सिर्फ डमी एक नंबर एंटर किया। दो चीज़ें होना मस्ट है, बस उस बिज़नेस का नाम और उस बिज़नेस का कॉन्टैक्ट नंबर। ये अगर आप एंटर कर देते हैं तो आपका सप्लायर जो है वो आपके पास लिस्ट हो गया। अगर आप क्या कहते हैं इंडिविजुअल करते हैं तो आपने पर्सन का नाम करना है, मिस्टर या मिसेस ABC जो भी उसका नाम हो, और अगर बिज़नेस हो तो बिज़नेस को सिलेक्ट करके इसको कर देना है और आपने इसको कर देना है सेव। आपने जब उसको सेव कर दिया, अब सप्लायर में मेरे पास सप्लायर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये सप्लायर मेरे पास सिलेक्ट हुआ है, उसका एड्रेस आ रहा है कि सप्लायर कौन सा है, कोका कोला वाला है। और आज के दिन मेरी परचेज़ होने लगी है। परचेज़ का स्टेटस मैंने यहाँ पे बताना है कि मुझे सामान रिसीव हो गया है नहीं हो गया, या मेरी ये जो परचेजिंग है अभी पेंडिंग में, या मैंने भी परचेज़ का ऑर्डर करना है। अगर मैंने ऑर्डर कर दिया तो मैं सिर्फ इसको ऑर्डर पे कर दूंगा कि इस परचेज़ का मैंने ऑर्डर किया हुआ है, पैसे फ़र्ज़ किया भेज दिए मैं, लेकिन सामान अभी तक नहीं आया, या ये मेरी परचेज़ पेंडिंग में जा चुकी है, या ये मुझे सामान रिसीव हो गया। तो आप परचेज़ के स्टेटस भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हम परचेज़ करते हैं वो अक्सर जब हम सामान परचेज़ कर लेते हैं फिर हम इसमें एंट्री करते हैं, तो हम इसको ऑर्डर की जगह हम इसको कर देते हैं डायरेक्ट रिसीव पे कि ये हमें सामान रिसीव हो गया। जिस लोकेशन पे परचेजिंग हुई है वो आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है। मोस्टली लोग सिंगल अगर यूज़ कर रहे हैं लोकेशन तो उनकी वही लोकेशन रहेगी। ये मैं फूड वाले जो मतलब POS है उसकी आपको एग्जाम्पल सारी इसमें दे रहा हूँ, आपका किसी भी इंडस्ट्री का हो सकता है। अब ये वो चीज़ है पेमेंट टर्म। पे टर्म इसमें ये चीज़ है कि आपने परचेज़ किया और आपने उसको कह दिया कि जी मैं आपको 7 दिन के बाद बिल दूंगा, या मैं आपको 10 दिन के बाद बिल दूंगा। जितना आपने उसके साथ कमिट किया है, तो आप यहाँ पे मंथ्स के हिसाब से कमिट किया है या डेज़ के हिसाब से कमिट किया, आप वो यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपने डेज़ के हिसाब से कमिट किया है कि जी मैं आपको हर 7 दिन के बाद पेमेंट कर दिया करूँगा,
या आपने उसको कहा कि कम से कम जो ये वाला बिल है, इस बिल की मैं पेमेंट आपको 7 डेज़ के बाद करूँगा, तो अभी इस बिल की जो पेमेंट है वो आपको फिर उधर रिपोर्ट में शो होगी ड्यू, कि ये आप पे ड्यू है कि आपने पे करना है। और अगर 7 दिन गुजर जाते हैं तो फिर ये आपको रिपोर्ट में शो होगी ओवर ड्यू, कि आपने ये पेमेंट पे करनी थी ड्यू से, भी ओवर ड्यू हो गई, 7 दिन इस पर गुजर गए। अगर आपके पास कोई इसकी स्लिप है तो आप वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं स्लिप की फ़ाइल, और अगर स्लिप नहीं है तो यहाँ पे आप बताएंगे कि आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है जो आपने परचेज़ की हैं। इंपोर्ट प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ कोक, अगर मैं ऐसे लिखूँगा ना COC, तो मेरे पास कोक की सारी वो प्रोडक्ट्स आ गई। आपके पास अब जो भी प्रोडक्ट हो, अब प्रोडक्ट का एंटर करने का सेम वही तरीका है, आप उसके SKU से भी उसको एंटर कर सकते हैं, उसका नाम लिख के भी उसे एंटर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया जी 500 ml वाली जो कोका कोला है ना, मैंने उसको क्लिक कर दिया और मैंने वो जो मुझे परचेज़ क्वांटिटी है वो यहाँ पर आनी है, और करंट स्टॉक भी मुझे बता रहा है कि ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक में कितनी पड़ी हुई हैं, मतलब 109 पीसेस तो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। और अगर क्या कहते हैं मैंने बाय करना है तो कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट इतने की, यानी कि मेरी परचेज़ प्राइस है, और क्या कहते हैं जो यूनिट कॉस्ट बिफोर टैक्स, अगर कोई टैक्स वगैरह इस पर नहीं डाल रहा तो इतने इतने की मुझे मिल रही है। और मेरा इस पे जो मार्जिन है वो 25% अगर मैं रखता हूँ तो इतने की मेरी बिकनी है। ये मेरी वो लाइन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी कि ये भी प्राइस मुझे यहाँ पे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने प्रोडक्ट ऐड की थी ना, उस वक्त ही मैंने प्राइसेस लिख दी थी। अगर मुझे इस वक्त महंगे रेट पे मिल रही है तो मैं यहाँ पे इसकी प्राइस चेंज कर दूँगा, यूनिट प्राइस। पर इसके पहले मुझे 48 की मिल रही थी, अब मुझे 52 की अगर एक हाफ लीटर मिल रही है तो मैं इसकी प्राइस 52 कर दूँगा। तो फिर जो मेरी इसकी सेल है वो पहले 60 हो रही थी, तो अभी भी वो 60 लिखी हुई है, क्योंकि अब पहले मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा था, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरा प्रॉफिट मार्जिन मज़ीद बढ़ जाए और मैंने सेल इस वक्त 65 ही करनी है, तो मैं 65 पे जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा प्रॉफिट मार्जिन अगेन 25% हो गया। तो इस तरह से करके मैं ये सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ हर एंट्री के ऊपर। अगर मैं कोई और प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले कोक हाफ लीटर ऑर्डर की ना, यानी कि 500 ml वाली, अब मैं अगर दोबारा कहता हूँ जी कोका कोला, मैंने ऐसे लिखा और मैं जो उसकी कैन होता है ना, कैन पैक ऑर्डर कर देता हूँ, तो मुझे कैन पैक में बता रहे हैं 101 पीस मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं कैन के। तो अब मुझे उस वक्त कितने चाहिए, फ़र्ज़ के 101 पड़े ना, तो मैं 10 पीस और बाय कर लिया, और जो 500 ml वाली थी वो मैंने 20 पीस बाय कर लिए। तो 10 और 20 पीस मेरे पास आके मेरा जो टोटल आइटम्स वो 30 हो गई, और उनके जो नेट अमाउंट बनी वो 1440 रुपये। ये मेरा सिंपल सा था कि मैंने जो प्रोडक्ट ख़रीदनी है वो मैंने ऐड कर दी। उसके बाद अगर मुझे कोई डिस्काउंट ऊपर मिल रहा है तो मैं वो डिस्काउंट टाइप के अंदर यहाँ पे लगा सकता हूँ कि मुझे फ़िक्स या परसेंटेज में उन्होंने कितना डिस्काउंट दिया है। अगर मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला तो उसको मैंने रहने देना है। शिपिंग डिटेल्स मैंने लिख देनी है। अगर वो सामान हम रिक्शे पे लोड करके लाए हैं, किसी गाड़ी पे आया है, किसी ट्रक पे आया है, जिस चीज़ पे भी आया है जो आपने परचेजिंग की है, तो आप इधर उसके शिपिंग की जो डिटेल्स है वो लिखें कि ये सामान किस चीज़ पे आया था, तो यहाँ पे उसके प्राइस लिख दें कि उस पर हमें ख़र्चा कितना पड़ा। देखो जो सामान होता है वो उसके पैसे अलग होते हैं, जो उसके ऊपर शिपिंग चार्जेस होते हैं वो अलग से पड़ते हैं। तो इसमें प्रॉपर एक जगह दी हुई है जहाँ पे आप शिपिंग चार्जेस ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद अब आ जाते हैं उसके टोटल बिल की बात। बिल हमारा जो पेमेंट ड्यू है ना वो है 1440। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम अभी कितना पे करते हैं। अगर हम कुछ पे कर देते हैं ठीक है, अगर हम पे नहीं भी करते तो सेव कर देते हैं, तो तब भी ये बिल जनरेट हो जाएगा। बेसिकली ये परचेज़ की इनवॉइस है, तो परचेज़ का आपको ये पता चलेगा कि आपने ये सामान ख़रीदा है और उनको अभी आपने इतने पैसे देने हमने किसको हैं, जो हमने ऊपर कंपनी का एड्रेस डाला है, यानी कि कोका कोला कंपनी को हमने इतने पैसे देने। तो मैं इसके अंदर से अगर कुछ बिल पे कर दूंगा तो फिर पार्सल का टैग उधर आएगा। अगर फ़र्ज़ के मैं कुछ भी बिल नहीं पे करता तो कैश अमाउंट में ही, मतलब मैंने 0 पैसे पे किए और मैंने इसको कर दिया सेव। तो अभी आप देखिएगा जैसे ही मैंने इसको किया ना सेव, तो ये मुझे ले जाएगा परचेज़ की लिस्ट पे जहाँ पे सारी परचेज़ आ रही हैं। ये देखें, ये परचेज़ की लिस्ट पे आया। परचेज़ का स्टेटस क्या है कि सामान रिसीव हो गया है, और पेमेंट का स्टेटस क्या है कि पेमेंट अभी ड्यू है, यानी कि अभी हमने पैसे देने। तो आप इसी के ऊपर ही यहाँ पे ऐसे ड्यू पे क्लिक करें तो आपके सामने ये ओपन होएगा और ये हमें बताएगा कि अभी आपका क्या स्टेटस चल रहा है, कि आपकी जो पेमेंट है वो अभी आपने क्योंकि देनी है। इसमें निकल के मैं करता हूँ ऐड पेमेंट। मैं यहाँ से भी ऐड पेमेंट ऐसे करके, और ये मुझे बता रहे जी 1440 रुपये देने वाले। मैं कहता हूँ जी फ़र्ज़ के मैंने 1000 रुपये दे दिए और बाकी जो पेमेंट है वो मैंने नहीं पे की, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेव। अब आप इसका देखिए, पहले इसका स्टेटस था ड्यू का, तो ड्यू से अब जो इसका स्टेटस है वो चेंज होके चला जाएगा पार्शल पे। ये देखें पेमेंट का स्टेटस हो गया पार्शल।
अब पार्शल पे फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा और फिर ऐड पेमेंट करूँगा, और मैं अगर फुल पेमेंट कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा पेड, यानी कि ग्रीन कलर का स्टेटस आ जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। इधर लेफ़्ट साइड पर आके इधर अगर क्लिक करते हैं एक्शन पे, तो यहाँ पे लिखा है ऐड पेमेंट, यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। दोनों से एक ही बात है। अब देखें ना, जो रिमेनिंग पेमेंट रह गई है ना इस कंपनी की या इस बिज़नेस की या इस पर्सन की, तो जो भी रिमेनिंग पेमेंट होती है जब आप ऐड पेमेंट करते हो तो वो सारी पेमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखी भी आ जाती है। तो आपने उनको कैश में पेमेंट करनी है तो आप यहीं पे इसको कर दें सेव। तो वही जो पेमेंट थी वो समझे अब आपने उनको, जब आप उनको पेमेंट कर दें वो तो फिर उसके यहाँ पे बिल में आके उसको ऐड कर दें। तो अब यहाँ पर आप देखें इधर ये पेमेंट ऐड हो चुकी है। तो ये सिंपल सा था परचेज़ करने का कि परचेज़ इनवाइस आपने कैसे जनरेट करनी होती है, कैसे बनानी होती है। इसकी अगर आप प्रिंटिंग लेना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर आके दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। तो आपने क्या चीज़ ख़रीदी, कैसे ख़रीदी, उसका पूरा प्रिंट का बन के आपके सामने आ जाता है। तो आप वो निकाल के अपने रिकॉर्ड में कहीं रखना चाहें, अगर फ़िज़िकल रिकॉर्ड मैनेज करना चाहते हैं या किसी कंपनी के रिकॉर्ड के साथ रिकॉर्ड को टैली करना चाहते हैं, तो आप वो सारा कर सकते हैं कि आपने कब कब कौन कौन सी चीज़ ख़रीदी और उसके आपने कितने कितने पैसे पे किए। और यानी कि आपने देखे पहले उसको 1000 रुपये पे किया, फिर उसको 440 रुपये अलग से पे किए हैं। जो आपने सामान ख़रीदा था वो भी आपका आ जाता है, यानी कि पूरी डिटेल उस इनवाइस की आपके सामने बन के आ जाती है। वो एक पेज पे पूरी आ जाए, 2 पे आ जाए, 3 पे आ जाए, यानी कि उसकी पूरी डिटेलिंग आपके पास होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा थी तो ज़ाहिर सी बात है इनवाइस 2-3 पेजेस पे जाएगी। और आपने पेमेंट्स भी अगर अलग अलग करके की हैं तो हर दफ़ा आपने कितनी कितनी पेमेंट की है वो रिकॉर्ड भी इसका साथ ही इनवाइस पे ही मेंटेन हो जाता है इसका इधर। तो इसको हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं। तो ये तो जिसका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अगर परचेज़ रिटर्न की बात होती है, फ़र्ज़ कि ये आपने सामान ले लिया था, इसके पैसे भी हो गए और ये आपने ख़रीद भी लिया, यानी कि स्टेटस रिसीव हो गया। अब आपको याद आता है कि नहीं, वो जो उसमें से कैन ख़रीदे थे ना, कैन हमने 10 लिए थे, तो 4 कैन ना वापस करने किसी भी वजह से आपने परचेज़ किया, परचेज़ में से आप उसको रिटर्न करने लगे कि आपको पता चल गया चीज़ उसमें वो एक्सपायर जल्दी होने वाले हैं और आपको नज़र आ रहा है, फोरकास्ट करते हैं कि जी मेरी सेल इतनी होनी नहीं तो ये एक्सपायर हो जाने हैं, तो ये तो ज़ाया हो जाएंगे, तो मैंने इन्हें वापस कर देता हूँ। या कोई भी XYZ कंडीशन हो सकती है कि आपने सामान को वापस करना है, परचेज़ रिटर्न। तो आप इधर ही आएंगे एक्शन पे, जो इनवाइस है जिसमें वो सामान आया उसी के आप क्लिक करेंगे परचेज़ रिटर्न पे। तो आप जैसे इसकी परचेज़ रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि अच्छा इस इनवाइस में जितना सामान आया था उसमें से कितनी कितनी क्वांटिटी है जो आपने रिटर्न करनी है। अब ये देखें ना, ये मेरे पास आया था कि मेरे पास इस इनवाइस में मैंने जो 500 ml की बोतलें थी वो ख़रीदी थी तो 20, और जो कैन बाय किए थे वो 10 थे। तो अब जो 10 कैन थे और 10 ही मेरे पास अभी पड़े हुए। ये भी याद रहे कि ये साथ साथ आपको स्टॉक में से भी बताता रहता है कि आपने 10 तो परचेज़ किए थे और फिलहाल आपके पास स्टॉक में अभी 10 पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 10 ख़रीदे थे और 10 के 10 सेल हो गए और अब आप रिटर्न भी कर दें साथ। रिटर्न तो फिर हो ही नहीं सकते क्योंकि क्वांटिटी में पड़े ही नहीं है। तो क्वांटिटी में कितने पड़े उसने वो भी दिखा दिया आपको साथ। अब आप इस 10 में से कहते हैं जी मैंने 5 जो है ना फ़र्ज़ के रिटर्न करने, तो आपने 5 पैसे क्लिक किया तो 200 उसकी अमाउंट बनेगी, क्योंकि 40 रुपये के हिसाब से हमने ख़रीदा था, 5 हम वापस देने लगे और मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा सेव। ये उस सूरत में ये जब आप उनको वाकई रिटर्न कर दें और आप अपने स्टॉक में आके इधर आके परचेज़ रिटर्न डालें, ताकि आपका स्टॉक भी, इन्वेंट्री भी मैनेज रहे और आपके जो अकाउंट्स हैं यानी कि आपकी जो पेमेंट्स हैं वो भी साथ मैनेज रहेंगी। तो मैं इसे यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा तो जो मेरी लिस्ट ऑफ परचेज़ है ना उस पर मुझे पता चलेगा कि इस परचेज़ के अंदर मैंने कुछ ना कुछ रिटर्न भी किया था। तो ये मेरी आ गई लिस्ट ऑफ परचेज़। तो मेरी लिस्ट ऑफ परचेज़ के अंदर पहले जो इसमें अमाउंट थी ना, अच्छा ये लिस्ट ऑफ परचेज़ रिटर्न आ गई मेरे पास कि मैंने 200 की जो ये अमाउंट थी ना, ये अभी पेमेंट स्टेटस का ड्यू आया है कि मैंने डाल दी है। अब अगर मुझे पैसे मिल जाते हैं वहाँ से, ठीक है, तो मैं इस ड्यू को जाके पेड कर दूंगा ऐड पेमेंट कि हमें ये पैसे मिल गए। और अब मैं आता हूँ लिस्ट ऑफ परचेज़ पे, आपको दिखाता हूँ कि जो परचेज़ थी उस पर एक निशान आता है जिससे हमें पता चलता है कि इस परचेज़ पे हमने रिटर्न भी किया चीज़ को। ये देखें, ये रेड कलर का जो साइन आ रहा है ये हमें बता रहा है कि ये जो इनवाइस थी जिसको हमने परचेज़ किया उसको रिसीव कर लिया, स्टॉक को भी, और पेमेंट भी पेड कर दी, लेकिन कुछ जो ऐसा उसमें सामान था जो हमने वापस किया है। तो अगर हमने कुछ भी सामान वापस किया तो रेड कलर का साइन आएगा। तो यहाँ पे हमें बताएगा कि परचेज़ ड्यू कोई भी नहीं है और जो परचेज़ रिटर्न है वो 200 की हुई थी और टोटल इसका बना था 1440। तो मुझे उम्मीद है कि परचेज़ का जो पोर्शन है, इसके जो कुछ यूज़ केसेस हैं जो मेन ज़रूरत के होते हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच।